नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, रविवार का दिन है। 9वीं तिथि आज शाम 7:25 तक रहेगी। आज शाम 7:25 तक याई जैद योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:18 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज श्री गोगा नवमी है। आपको बता दूं कि श्री रामानुजाचार्य के अनुसार श्री जयंती आज के दिन ही मनाई जाती है। इसके अलावा आज के दिन ही कोल्लम यानी केरल में नव वर्षारंभ माना जाता है, नए साल की शुरुआत होती है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिज़नेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:35 से शाम 7:25 तक रहेगा। इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 18 अगस्त की सुबह 5:36 से देर रात 2:06 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:20 से कल सुबह 5:52 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अगस्त की सुबह 5:55 से सुबह 7:44 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:01 से दोपहर 2:39 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 अगस्त की सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 अगस्त की सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:20 से देर रात 1:16 तक रहेगा, और एक बार फिर देर रात 3:30 से कल सुबह 5:52 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 अगस्त की सुबह 5:56 से सुबह 7:40 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 8:29 से सुबह 9:57 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 अगस्त की सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 18 अगस्त की देर रात 2:04 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक
कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा 5:21 से शाम 6:59 तक। मुंबई शाम 5:30 से शाम 7:05 तक। चंडीगढ़ शाम 5:05 से शाम 7:04 तक। लखनऊ शाम 5:04 से शाम 6:42 तक। भोपाल शाम 5:15 से शाम 6:52 तक। कोलकाता शाम 4:31 से शाम 6:07 तक। अहमदाबाद शाम 5:34 से शाम 7:11 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा शाम 4:55 से शाम 6:29 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा। नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। आज ऑफिस में फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे। आज पैसों के मामलों में दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आपकी योजनाओं के अनुसार सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा। आज सामाजिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आज आपको जीवन साथी से काम में पूरा सहयोग मिलेगा। आज व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। आज आपको व्यापार में किसी व्यक्ति से फ़ायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी, जिससे आपका उत्साह भी बढ़ेगा। आज घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है। पहले से शुरू किए गए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपका ध्यान काम को पूरा करने में लगा रहेगा। आज ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आज आपको किसी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके करियर में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपको पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी बनी रहेगी। आज आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। आज आपकी व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस राशि के राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। आज बिजनेसमैन जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आज किसी से लिए उधार से छुटकारा मिलेगा। आपकी उलझन खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आज बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ होगा और शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज आपको फर्नीचर के बिजनेस में बढ़िया लाभ होगा और आपको बड़े प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी मिलेगा। राइटर्स आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो
और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं, आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। आज आपको नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे जो आपके करियर को आगे लेकर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आज आप परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आज आप दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आज आपके मन में नए नए विचार भी आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए और जल्द से जल्द उसे पूरा करना चाहिए। आज आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, जिससे आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी बिजनेस की शुरुआत अपने दोस्त के साथ मिलकर कर सकते हैं। आज आप दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज आप नई स्किल सीख सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होने वाला है। आज आपका अच्छा व्यवहार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। आज आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आज आप मौसमी फलों का सेवन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज फ़ोन पर दोस्त से बात करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुज़ुर्ग महिला को कपड़े गिफ्ट में दें और उनका आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज करियर में आपकी किसी बड़ी तरक्की से परिवारजनों का मन प्रसन्न होगा। मूलांक 2, आज आपके ऑफिस में नया कलीग ज्वाइन करेगा, जिससे आप प्रभावित होंगे। मूलांक 3, आज का दिन छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगा रहेगा। मूलांक 4, आज आप परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे सभी सहमत होंगे। मूलांक 5, आज वीकेंड पर आप दोस्तों के साथ भरपूर समय बिताएंगे, जिससे आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मूलांक 6, आज आप किसी काम को योजना बनाकर करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मूलांक 7, आज आपको किसी दोस्त से महंगे उपहार की प्राप्ति होगी, जिसे पाकर बहुत खुशी होगी। मूलांक 8, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9, आज बड़ों की सलाह से आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा, काम का बोझ कम होने से मानसिक शांति मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी मिट्टी के गमले रखने की सही दिशा के बारे में, और आज हम बात करेंगे ईशान कोण में मिट्टी के गमले रखने के फल के बारे में। हमने आपको बताया था कि ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के छोटे गमले लगाने चाहिए। इस दिशा में मिट्टी के छोटे गमले लगाने से आपको इस दिशा के शुभ फल प्राप्त होंगे। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के छोटे गमले लगाने से आपको जीवन में कभी अवरोध यानी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिलहाल कोई परेशानी आपके जीवन में चल भी रही है तो वो भी जल्द ही दूर हो जाएगी। साथ ही इस दिशा में मिट्टी के गमले अपने हाथों से लगाने पर या खुद से उनकी देखभाल करने पर आपके हाथ हृष्ट पुष्ट रहते हैं। इससे आपके हाथों की मजबूती बरकरार रहती है।
साथ ही अगर आपके परिवार में कोई छोटा बेटा है तो उसके जीवन में भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो उन परेशानियों को सामने से हटाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा ईशान कोण में मिट्टी के गमले रखने के फल के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है। नवमी तिथि आज शाम 7:25 तक रहेगी। आज शाम 7:25 तक याई जैद योग रहेगा। याई जैद का मतलब है पिटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। ये योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। आप इस शुभ योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इस योग में मुकदमा करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, अपने अफसर से न्याय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जैद योग बहुत उत्तम समय है। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। साथ ही आज देर रात 3:18 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा हैं। इसकी राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। पेड़ पौधों में इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही जामुन के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही जामुन के फल या उससे बनी कोई भी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा याद दिला दूं कि बीते 16 जुलाई से शुरू हुआ मनसा पूजा, जो मनसा देवी की पूजा, आज समाप्त हो जाएगी। लगभग 1 महीने चलने वाली मनसा देवी की ये पूजा मुख्यतः बंगाल में मनाई जाती है। और अब बात करेंगे गोगा नवमी के बारे में। आज यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है। ये पर्व मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गोगा जी महाराज के जन्मोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गोगा जी को योग, तप और मंत्रों के प्रभाव से ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई कि बाद में इन्हें राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी में इनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। कहते हैं कि गोगा जी में बचपन से ही एक अद्भुत शक्ति थी और इसी के प्रभाव से गोगा जी ने अपने नीले रंग के घोड़े पर जीवित समाधि ले ली थी। गोगा नवमी के दिन राजस्थान के हनुमानगढ़ में हर साल बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां अधिकतर लोग पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए होते हैं। इस दिन गोगा जी महाराज की छड़ी का विशेष महत्व है। इस छड़ी को भक्तजन अपने कंधे पर रखकर पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालते हैं। गोगा नवमी की पूजा के लिए रसोई घर की दीवार पर हल्दी व चंदन से गोगा जी के प्रतीक स्वरूप तस्वीर बनाई जाती है और उसमें तवे की कालिख या कोयले से रंग भरा जाता है। साथ ही खेतों में खरपतवार के रूप में खड़े जांटी के पौधे की टहनी या फिर गोगा नाम के पौधे को लाकर उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसे शाम के समय किसी नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। दरअसल हरियाणा में एक शाक को गोगा के पौधे का नाम दिया गया है। इसे सामान्यतः हम लोग अपामार कहते हैं या लटजीरा कहते हैं या चिरचिटा के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा सामान्य पौधा है। और देखो, आपको एक बात बता दूं कि इसका वैज्ञानिक नाम है अचिरांथिस अस्पेरा। अचिरांथिस अस्पेरा। इस पौधे में अनेक औषधीय गुणों के साथ कारण ही इसे गोगा नवमी के दिन गोगा देव के रूप में पूजा जाता है। प्रचलित प्रथा के अनुसार गोगा नवमी के दिन ही रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां उतारकर गोगा पर चढ़ाई जाती हैं। देखो, गोगा क्या चीज़ है।
अपामार्ग। अपामार्ग क्या है? इसका लगातार हम प्रयोग देखते हैं। ये रोग निवारण में हमारे लिए बड़ी अद्भुत वस्तु है। जैसे इधर सितंबर के महीने में आंवला खाना चाहिए ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो। इधर ही देखो दिवाली के टाइम हम आपको बताते हैं कि लटजीरा यानी अपामार्ग सर पर रखकर नहाया जाता है और कहा जाता है रोग दोख लय जाए दीवारी। वो पूरा है चिचड़ी बरियारी, रोग दोख लय जाए दीवारी। चिचड़ी माने चिचिंडा या चिचिटा यानी अपामार्ग, जिसको राजस्थान में गोगा कह रहे हैं, उसे उत्तर प्रदेश में अपामार्ग संस्कृत का शब्द है। अपामार्ग सामान्य लोक भाषा का शब्द है लटजीरा। कुछ जगहों पर इसे चिचिंडा भी कहते हैं, चिचिटा भी कहते हैं, चिरचिटा भी कहते हैं। तो इसको उखाड़ करके और तालाब में क्यों बहाते हैं? तालाब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोकल पानी इकट्ठा होता है। अब अगर उसमें कुछ औषधियाँ न चढ़ाई जाएं तो पानी खराब भी हो सकता है, क्योंकि बहता पानी नहीं है। इसलिए नदी में, तालाब में, स्थानीय तालाब में उसको बहा देने की परंपरा है, जो उसमें पौधा पानी में जाके पानी को शुद्ध करता है। तो ये थी चर्चा गोगा नवमी की। यहाँ आपको याद दिला दूँ कि बीते 14 अगस्त को हमने आपसे बात की थी 11 मुखी रुद्राक्ष की, और आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष क्या है? ये रुद्राक्ष आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है या आप इससे कैसे लाभ पा सकते हैं? साथ ही 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है? शास्त्रों में इस रुद्राक्ष के लिए किन विशेष मंत्रों के जप की बात की कही गई है? आज हम इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रुद्राक्ष क्या है। हम पहले भी आपसे कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, आज एक बार फिर आपको याद दिला दूं। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल है जो कि 1 से लेकर 21 मुखी तक अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में मुख्यतः 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। यहाँ बता दूं कि 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं होता। जो नेपाल में पाया जाता है उसका नाम है एलियोकार्पस गैनिटस रॉक्सब। अब ये बाजार में जो ये चंद्राकार 1 मुखी मिलता है इसका नाम है एलियोकार्पस गैनिटस ट्यूबरकुलेटस। तो ये रुद्राक्ष नहीं है, रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले एक पेड़ का फल है। जो इंडोनेशियाई दाने हैं उनमें 1 मुखी मिल जाते हैं, लेकिन नेपाली दानों में 1 मुखी विशुद्ध रूप से नहीं मिलता। अब 1 मुखी के नाम पे क्या मिलता है? जैसे एक रुद्राक्ष है, उसी के ऊपर दूसरा रुद्राक्ष आ गया, और जो दूसरा रुद्राक्ष है उसमें एक नली भी बनी हुई, मतलब छेद भी है प्राकृतिक, और कभी कभी झटका देने पे ये इससे अलग भी हो जाता है। तो चूंकि ये वाला तिरछा होता है तो इसी की शक्ल देख करके वो जो एलियोकार्पस गैनिटस ट्यूबरकुलेटस है उसे मार्केट में लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं, बल्कि उसमें अगर आप चूक जाएंगे और गलत मिल गया तो आपको नुकसान भी। तो जो 1 से 21 मुखी की बात की जाती है, बात होनी चाहिए 2 से 21 मुखी, क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी सूर्य है, ये सारा लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाल में दिखाई नहीं देता। उससे मिलते जुलते बहुत से दाने हैं जो 1 मुखी ही दिखते हैं, लेकिन वो रुद्राक्ष की कैटेगरी में उनको नहीं लिया जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं और 12 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। सामान्यतः 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जिन दानों पर प्राकृतिक रूप से गणेश की सूंड जैसी सूंड बनी होती है उन्हें गणेश रुद्राक्ष कहते हैं, और जिस रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से 3 दाने एक साथ जुड़े मिलते हैं इन्हें त्रिजुटी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक मौसम में 3 या 4 त्रिजुटी ही पूरे नेपाल में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हर रुद्राक्ष की अपनी एक अलग पहचान और अलग अलग फायदे भी हैं। इस कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, हर रुद्राक्ष की अपनी एक पहचान होती है।
रुद्राक्ष को उसमें पड़ी धारियों के आधार पर पहचाना जाता है। बीच में ये बड़ी गलतफहमी थी कि वो डेंटिस्ट जो जिससे रुद्राक्ष वो कराते हैं एक्सरे, उससे एक्सरे करा लीजिए या सामान्य एक्सरे करा लीजिए तो उनके अंदर उतने दाने होने चाहिए, 12 दाने होने चाहिए। लेकिन अब अनुभव में आया है कि ज़रूरी नहीं कि 12 दाने मिले, किसी में 11 दाने भी हो सकते हैं और किसी में 13 दाने भी हो सकते हैं। लाइनें 12 ही होंगी। ये जो 12 पंक्तियां बनी होती हैं, 12 लाइनें होती हैं, इसको 12 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। इसका संबंध सूर्यदेव से बताया गया। अब देखो, एक मुखी का भी सूर्यदेव से बताया गया। 12 मुखी सफिशिएंटली अवेलेबल है। जिनको सूर्य की समस्या है वो 12 मुखी पहने। सूर्य तेजस्विता से रिलेट करता है, आपकी चक्षु से रिलेट करता है, दुनिया को देखने की जो रोशनी है आपकी आंखों से रिलेट करता है, आपकी आंखों की पावर से रिलेट करता है, आपके विवेक को रिलेट करता है, आपके आत्म तत्व को रिलेट करता है, आपकी आत्मा में कितना जोर है, कितना बल है, आपकी आत्मा आपको गलत दिशा में देखने के लिए से कितना रोकती है, आपको गलत दिशा में जाने नहीं देती। ये आपके सूर्य पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सूर्य किसी का कमज़ोर है तो उसे 12 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसके अलावा जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही सूर्य है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग, या जिनका भाग्येश सूर्य है, नवमेश जिनका सूर्य है, जिनका लग्नेश सूर्य है, जिनका पंचमेश सूर्य है, उन्हें अवश्य 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी 12 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर। और अब चर्चा करते हैं, इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उस पर थोड़ा सा चंदन घिस कर लगाएं, फिर रुद्राक्ष को धूप दिखाइए, एक सफ़ेद फूल चढ़ाएं, फिर शिवलिंग या शिव जी की फोटो से मूर्ति का स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। वैसे विभिन्न शास्त्रों में 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए अलग अलग मंत्रों का उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के अनुसार ओम क्रौं क्षौं रौं नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र महारणों के अनुसार ओम ह्रूं ह्रीं नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम ह्रीं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम हौं जूं सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसके अलावा ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इस प्रकार विधि पूर्वक रुद्राक्ष की पूजा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के लिए 27, 54 या 108 दानों की माला पहनना अच्छा होता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से गृहस्थों द्वारा इतने बड़े रुद्राक्षों की पूरी माला पहनना संभव नहीं है। अतः 1, 3, 5, 7 या जितने भी विषम संख्या में बन पड़े उन रुद्राक्षों को पहनिए। 32 रुद्राक्ष दाने की माला बड़ी ही शुभद मानी गई है। छोटे रुद्राक्षों में कम से कम 7 मिलीमीटर व्यास वाले रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करें और माला की लंबाई हृदय से नाभि के बीच में रखें। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गले के अलावा शिखा, मस्तक, कलाई और कंधों पर पहनने तथा यज्ञोपवीत के रूप में रुद्राक्ष की माला का उल्लेख देवी भागवत पुराण और शिव पुराण दोनों में ही आया है। तो ये सारी चर्चा थी आज 12 मुखी यानी 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष के जरिए आप कैसे लाभ पा सकते हैं, कैसे सूर्य संबंधी विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और सूर्यदेव की कृपा से असीम ऊर्जा और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। आज हमने इसकी चर्चा की। कल हम आपसे बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नोएडा के बिसरक गांव, जहां स्थित है प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ खुद लंकापति रावण ने शिवलिंग स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर त्रेता युग में ऋषि विश्रवा का जन्म हुआ था और ऋषि विश्रवा के यहाँ ही रावण ने जन्म लिया था। बाद में रावण ने यहाँ भगवान शिव की पूजा करके बुद्धिमान और पराक्रमी होने का वरदान पाया था। यहाँ खुदाई के दौरान अष्टभुजी शिवलिंग मिला था, जिसकी खुदाई करने पर आज तक उसके छोर का पता
नहीं लग पाया है। इस गांव में रावण के पुतले का दहन भी नहीं होता। माना जाता है कि पूरी राक्षस जाति के उद्धार के लिए ही रावण ने सीता का हरण किया था। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपकी नाक यानी नोज के बारे में। किसी व्यक्ति के आँख कान की तरह ही नाक की आकृति के जरिए भी उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। हर किसी व्यक्ति की नाक अलग अलग आकृति की होती है। जैसे किसी की नाक मोटी तो किसी की छोटी, किसी की नाक लंबी तो किसी की चट्टी। आज हम इसी कड़ी में सबसे पहले लंबी नाक वाले लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों की नाक लंबी होती है वे हर तरह का सुख पाने की इच्छा रखते हैं। ये लोग किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करें या ना करें, लेकिन जो चीज़ इनकी विश लिस्ट में शामिल होती है उसे किसी भी तरह बस पाना चाहते हैं। ये लोग थोड़े झगड़ालू और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। अपने क्रोध के कारण ये कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। हालांकि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा लंबी नाक वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज शाम 7:25 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:23 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए घर से निकलिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।